हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव्स की, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने एडजेक्टिव्स के यूजेस पढ़े थे और इसमें भी आप ये एडजेक्टिव के यूजेस पढ़ेंगे। और ये ना केवल एकेडमिक एजुकेशन के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही जरूरी है। तो लेट अस स्टार्ट स्टडिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सबसे पहले यूज करते हैं सम और एनी का प्रयोग। सम और एनी कि जब हम बात करते हैं तो सम का यूज कहां करते हैं और एनी का यूज कहां करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। मैं एक बात आपको बता देता हूं कि सम का यूज जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ किया जाता है। एक बात ध्यान देना है, सम जो है, सम की अगर बात करें तो ये सम जो है वो बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात मैं सम की करूं तो सम जो है वो अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करता हूं मैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करता हूं मैं, और या अफर्मेटिव सेंस हो, अफर्मेटिव सेंस हो। जरूरी नहीं है कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंस भी हो सकता है। नहीं, दोनों बातें हो तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी सम का यूज किया जा सकता है। ओके, तो इस बात को अपने ध्यान रखेंगे। जैसे यहां लिखा आई शैल बाई, यहां क्या आना चाहिए, यहां आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सम। तो आई शैल बाई सम बुक्स, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा सम बुक्स। तो यहां पर आप लिख देंगे सम बुक्स, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया आई शैल बाई सम बुक्स। पहली बात बुक्स काउंटेबल है, दूसरी बात बुक्स जो है ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है। इसी में दे हैव परचेज्ड, फ्रूट की बात हो रही है तो दे हैव परचेज्ड क्या लगेंगे हम, यहां पर भी आपको सम फ्रूट्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां पर भी फ्रूट जो है वो काउंटेबल है, एक बात, और दूसरी बात ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। विल यू गिव मी, यहां पर मिल्क जो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहां पर विल यू से सेंटेंस शुरू होता है, यानी यहां पर आप उसके पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं या यूं कहें प्लीडिंग कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं। ऐसे वाक्यों में अगला आपको मना नहीं करेगा, यानी आपको ये विश्वास है कि आगे वाले से जो चीज हम मांग रहे हैं वो हमें दे देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, विल यू, वुड यू से शुरू होने वाले वाक्य में चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही क्यों ना हो, हम क्या भरेंगे, इसके अंदर भी आप भरेंगे सम। तो यहां पर भी आपका कौन सा आएगा, सम का यूज आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कैन यू लैंड मी रुपीज, कैन यू लैंड मी सम रुपीज। यहां अफर्मेटिव सेंस में बात कर रहा है कि क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो, तो यानी यहां पर भी आपको किसका यूज करना है, सम का यूज करना है। तो कैन यू लैंड मी सम रुपीज। हालांकि ये भी इंटेरोगेटिव है लेकिन सेंस इसका क्या है, अफर्मेटिव है। तो जब अफर्मेटिव सेंस होता है तो उस समय अपने सम का यूज करते हैं। ओके, ये तो बात हुई आपकी सम की। एनी की जब हम बात करते हैं तो एनी भी याद बता देता हूं मैं आपको, एनी भी जो है वो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज किया जाता है। दूसरी बात, इसका यूज नेगेटिव सेंटेंस ओब्लिक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस जो होते हैं उसमें, और क्या है, नेगेटिव सेंस की भी बात करेंगे। तो ये अगर होती है, अगर ऐसे भाव आते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। ध्यान देना है, अगर ऐसे आपके भाव हैं तो आप इसका यूज करेंगे। ओके, अपने बात में आई डोंट हैव, मेरे पास पेन नहीं, आई डोंट हैव एनी पेन। तो यहां पर जो आपका आने वाला है वो क्या आने वाला है,
एनी का यूज आने वाला है। तो क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहां आपने क्या भरेंगे, एनी। तो आई डोंट हैव एनी पेन, तो यहां पर आपका आंसर हुआ एनी। आगे हैव यू नॉवल क्वेश्चन मार्क है, क्या आपके पास एक नॉवल है? तो यहां पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंस है कि वो जवाब ही देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी आप किसका प्रयोग करेंगे, एनी का यूज करेंगे। तो यहां पर भी आपके पास एनी आएगा कि हैव यू एनी नॉवल। नेक्स्ट देखिए, ही हैजंट परचेज्ड फ्रूट, उसने फ्रूट नहीं खरीदे हैं। तो ये सेंस देखिए कौन सा है, ही हैजंट परचेज्ड फ्रूट। सेंस कौन सा है, ये सेंस आपका है कौन सा, नेगेटिव सेंस है। नेगेटिव सेंटेंस भी हैजंट कह रहा है तो सेंटेंस भी नेगेटिव है और इसका सेंस भी नेगेटिव है। तो यहां पर भी आप क्या भरेंगे, एनी फ्रूट। ही हैजंट परचेज्ड एनी फ्रूट, तो यहां पर भी आपका एनी का यूज होगा। वन कम हियर, डिड एनी वन कम हियर, क्या कोई यहां आया? तो यहां नेगेटिव सेंस की बात हो रही है कि यहां शायद कोई नहीं आया है, तो यहां पर भी आप एनी भरेंगे। दे डोंट हैव एनी चेयर, यह अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर भी आप एनी का यूज करेंगे। दे डोंट हैव एनी चेयर, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई हैवंट वॉच्ड, हैवंट देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने नहीं देखा है कोई सीरियल, तो यहां पर भी क्या भरेंगे आप, नेगेटिव सेंस में एनी का यूज करेंगे। तो यहां पर भी आप एनी का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना, एनी कहां लगाते हैं, जहां नेगेटिव सेंस हो और जहां पर नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, उसमें भी अपने किसका यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। एडजेक्टिव के यूजेस में कई बार हम क्या करते हैं, नो एनी दोनों इकट्ठा लगा देते हैं। नो और एनी दोनों का यूज इकट्ठा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि नो अपने आप में एडजेक्टिव है और एनी भी अपने आप में एडजेक्टिव है। तो दोनों एडजेक्टिव साथ नहीं आ सकते। डबल एडजेक्टिव का यूज कैसे कर सकते हो? तो ऐसे ये जो सेंटेंस है, आई हैव नो एनी बुक, आई हैव नो पेंसिल, ये दोनों, आई हैव नो पेंसिल तो हो सकता है, आई हैव नो एनी बुक गलत, आई हैव नो एनी पेंसिल ये भी गलत। तो ये क्या है, ये दोनों ही सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होते हैं, इसलिए कभी नो और एनी दोनों का यूज आप साथ साथ में ना करें। ओके, तो ये आपकी बात हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियर और नेक्स्ट की। ये दोनों भी एडजेक्टिव हैं। नियर और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नियर जो है वो डिस्टेंस के संदर्भ में यूज किया जाता है, और नेक्स्ट नियर का मतलब वो बता रहा है डिस्टेंस। नियर का मतलब वो क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, और नेक्स्ट का मतलब वो क्या बता रहा है, ऑर्डर बतला रहा है कि बाद वाला या पहले वाला। तो इन्हीं क्रम बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है। नियर जो है डिस्टेंस बताता है और नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर बताता है। तो इसलिए इन दोनों का यूज करते समय बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे राम मेरे स्कूल के नजदीक रहता है, तो राम लिव्स, नजदीक रहता है, पास में रहता है, इसका मतलब ज्यादा दूर नहीं रहता। तो राम लिव्स नियर टू माई स्कूल, तो यहां जो आंसर आएगा वो आएगा नियर। माई हाउस इज, मेरा घर स्टेशन के नजदीक है, तो यहां पर भी क्या आएगा, नियर का यूज होगा। तो स्टेशन के नजदीक है तो यहां भी आप नियर लगा देंगे। ओके, सी इज सिटिंग टू हर फादर, वो अपने पिताजी के पास नहीं बैठा हुआ है, मतलब पिताजी के जस्ट बाद में बैठा हुआ है, इसका मतलब सिटिंग नेक्स्ट टू हर फादर, यानी पिताजी के बिल्कुल पास में, यानी कि अगली पिताजी के तुरंत बाद वो बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है। आई विल मीट यू एट द, इस क्रॉसिंग नहीं, अगली वाली क्रॉसिंग की बात कर रहा है, तो नेक्स्ट क्रॉसिंग पर मिलूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ऑर्डर बता रहा है, पहले वाली या दूसरे वाली की बात कर रहा है। तो ये नियर और नेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको इसे समझना है।
ओके, अब हम बात कर लेते हैं मच और मैनी की। मच और मैनी की। अब मच की अगर हम बात करें तो मच जो होता है वो भी एडजेक्टिव है और वो किसके लिए यूज किया जाता है? क्वांटिटी बताने के लिए यूज किया जाता है, या यूं कहें मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैनी जो होता है वो क्वांटिटी नहीं, नंबर बताने के लिए यूज किया जाता है। तो मच जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और मैनी जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो ध्यान देना है, मच जो है वो किसके साथ यूज होगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज होगा। और मैनी जो होगा वो किसके साथ यूज होगा? काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज किया जाएगा। तो याद रखना है मच और मैनी कहां यूज करते हैं। आई हैवंट पेशेंस, या पेशेंस कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? आई हैवंट मच पेशेंस। तो आई हैवंट मच पेशेंस लिखेंगे आप, क्योंकि मैनी पेशेंस हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि पेशेंस अनकाउंटेबल है। सी हैजंट, अब मनी, मनी को काउंट नहीं किया जा सकता, मनी से पहले भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? मच मनी। सी हैजंट मच मनी। तो यहां पर भी मच का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? हैव यू मच मनी, मनी के लिए आप किसका यूज करेंगे? मच का यूज करेंगे। हैव यू मच मनी। मैनी मनी कभी नहीं होता, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल होता है। आई हैवंट, अब यहां देखो चेयर्स, चेयर्स के लिए मच चेयर्स नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे? आई हैवंट मैनी चेयर्स, मेरे पास ज्यादा चेयर्स नहीं है। तो यहां पर मैनी चेयर्स का यूज करेंगे, ना कि मच चेयर्स का यूज करेंगे। जैसे सी हैजंट, अब यहां देखिए सी हैजंट मच कार्स या मैनी कार्स। कार जो है वो मैनी होती है, क्योंकि कार काउंटेबल नाउन है। तो अपने क्या लिखेंगे यहां पर? मैनी कार्स लिखेंगे, ना कि मच कार। हैव यू मैनी फ्रेंड्स लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स को भी काउंट किया जा सकता है, फ्रेंड्स भी काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के लिए आप मच और अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच और काउंटेबल नाउन के लिए मैनी का यूज करते हैं। ध्यान देना है, क्योंकि मच एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और मैनी जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ओके, ये तो बात करी अपने मच और मैनी। हाँ, एक बात मैं यहां पर मच और मैनी के बारे में बता देना चाहता हूं। मच और मैनी जो है वो सब्जेक्ट के साथ लगाए जा सकते हैं। अगर सब्जेक्ट की जगह पर मच और मैनी आ जाता है तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। मैनी पीपल केम टू सी द टेम्पल, तो मच और मैनी का यूज सब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है। जैसे आपके मैनी पीपल, यहां मैनी पीपल, अब ये तो वर्ब है, केम वर्ब है, तो इससे पहले ये मैनी पीपल क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा कि नहीं? ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह मैनी पीपल आ सकता है। मैनी पीपल केम टू सी द टेम्पल। ऐसे ही वॉच वर्ब आ रही है, तो वॉच वर्ब है, मच मिल्क क्या है? सब्जेक्ट है। मच मिल्क क्या चीज है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पर आप मैनी या मच का यूज किए जा सकते हैं। मैनी पीपल केम टू सी द टेम्पल बिल्कुल सही, मच मिल्क वॉज रिक्वायर्ड बिल्कुल सही। बट ध्यान देने वाली बात, इसमें बट क्या आ जाता है? बट इसमें यह आ जाता है कि आप इसका यूज अगर ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज गलत होता है। कहते कैसे? वो करेक्ट नहीं माना जाता ग्रामर। आई नो मैनी पर्सन्स, ये मैनी पर्सन्स किसकी जगह आ रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह। नो वर्ब है और मैनी पर्सन्स, गलत है ये। आई लर्न मैनी पोइम्स, मैंने बहुत सारी पोइम्स सीखी, ये भी गलत है, क्योंकि मैनी पोइम्स कहां आ रहा है? ऑब्जेक्ट में आ रही है। ही बोट मच शुगर, उसने बहुत सारी शुगर खरीदी, यानी मच बोट मच शुगर गलत है। सी पुट मच वाटर, ये भी गलत है, क्योंकि ये मच जो है वो प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्टिव केस में मैनी और मच का यूज किया जा रहा है इन सेंटेंस में। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? इसको इस मैनी की जगह आप लिखेंगे आई नो ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, ऐसे लिखेंगे। ऐसे आई लर्नड ए नंबर ऑफ पोएम्स, तो इस तरीके से आप ए नंबर ऑफ। ही बोट अ प्लेंटी ऑफ शुगर,
उसने बहुत सारी शुगर खरीदी। तो अ प्लेंटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो इन शब्दों का आप यूज करेंगे किसकी जगह, मच और मैनी की जगह, अगर वो ऑब्जेक्ट में आपको लगाना है। सब्जेक्ट में तो ये अलाउड है, ग्रामर में सब्जेक्ट की जगह तो अलाउड है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की जगह करें, देखिए नो, लर्न, बॉट और पुट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर ये अलाउड नहीं है। तो ये आगे वाले सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, आई नो ए लार्ज नंबर ऑफ पर्संस, आई लर्नड ए नंबर ऑफ पोएम्स, ही बोट अ प्लेंटी ऑफ शुगर, सी पुट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऐसे कहें मैनी पर्सन्स, मैनी पोएम्स, मच शुगर, मच वाटर, अगर ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। ओके, अगर हम बात करें, जैसे आपने कह दिया कि मच और मैनी का प्रयोग आप ऑब्जेक्ट के रूप में मत करें, लेकिन अगर हम बात करें कि एज के साथ, हाउ के साथ, हाउ मैनी हो सकता है, एज मैनी हो सकता है, टू मैनी हो सकता है। अगर मैनी से पहले कुछ है, एज है, हाउ है, टू है, तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना है, तो हम ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे सी हैज टू मैनी फ्रेंड्स, तो यहां पर आप लिख सकते हैं टू मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर हमारा जो मीनिंग आ रहा है वो टू मैनी की बात कर रहा है। टू मैनी आ रहा है तो अकेला मैनी नहीं आ सकता। आई डोंट हैव टू मच मिल्क, यानी मेरे पास इतना ज्यादा दूध नहीं है, तो टू मच मिल्क कह सकते हैं, टू मैनी कह सकते हैं। आई डोंट रिमेंबर हाउ मैनी पर्सन्स, अब यहां मैनी लगाएंगे, लेकिन क्यों लगाएंगे, क्योंकि हाउ मैनी आ रहा है, हाउ मैनी आ रहा है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि रिमेंबर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। वो जो पहले रूल बताया उसका एक्सेप्शन है, यू कैन परचेज एज मैनी बुक्स एज यू लाइक, तो यहां पर मैनी लगा सकते हो आप, लेकिन क्यों लगा सकते हो, ये बात इसलिए क्योंकि इससे पहले एज आया हुआ है, एज मैनी बुक्स, ठीक है ना। ऐसे ही आप कहें यू कैन टेक एज मच वाटर, तो एज मच वाटर लगाएंगे, क्योंकि वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, तो एज मच वाटर कह सकते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में। आई डोंट नो हाउ मच शुगर, तो यहां पर क्या आएगा, हाउ मच शुगर आएगा बेटा। तो इस तरीके से ये हाउ मच शुगर आएगा, तो हाउ के साथ मच लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो हम कह रहे थे कि मैनी और मच का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं, जब ये तीन वर्ड एज मैनी, हाउ मैनी, टू मैनी, एज मच, हाउ मच, टू मच, अगर ऐसा आ जाता है तो हम ऑब्जेक्ट के रूप में इनका यूज कर सकते हैं। ओके, अब अपने बात करते हैं होल और ऑल, होल और ऑल। अच्छा, होल की जब हम बात करते हैं, होल का मतलब होता है सारा का सारा, होल का मतलब होता है सारा का सारा। तो ध्यान रखना है, अगर होल को एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, होल से पहले द हमेशा लगाएंगे, यानी उसने पूरा दिन, सारा का सारा दिन खराब कर दिया, तो कैसे लिखेंगे, ही वेस्टेड द होल डे, तो अपने द होल लगाएंगे। जब इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो इससे पहले द जरूर लगाएंगे। ऐसे ही आई वर्कड द होल डे, तो यहां पर भी आप क्या लगाएंगे, द होल लगाएंगे। तो ये द होल जो है ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो उस समय द का यूज किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, एक बात और याद रखनी है आपको, द होल तो लगाते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन से पहले लगाते हैं तो ऑफ लगाएंगे इसके साथ। डे कॉमन नाउन थी, द होल डे कॉमन नाउन थी, तो इसलिए डे कॉमन नाउन थी, इसलिए द होल लगा दिया। डे, द होल डे लगा, द होल मंथ लगा सकते हैं, द होल ईयर लगा सकते हैं। तो द होल ईयर, मंथ, डे, ये ईयर, मंथ और डे ये तीनों की तीनों कॉमन नाउन थी। लेकिन अगर द होल के बाद प्रॉपर नाउन आ जाती है तो ऑफ जरूर लगाएंगे। कैसे लगाते हैं, जैसे ये इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, इंडिया एक
प्रॉपर नाउन है, तो अपने क्या लगाएंगे, द होल ऑफ इंडिया, द होल इंडिया नहीं, द होल ऑफ इंडिया मोurned द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, यानी पूरा भारत, तो द होल ऑफ इंडिया बोलेंगे, द होल ऑफ अमेरिका बोलेंगे, द होल ऑफ राजस्थान बोलेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन, ये इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे द होल ऑफ राजस्थान, द होल ऑफ राजस्थान, राजस्थान क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, पूरा का पूरा राजस्थान वॉज इन द ग्रिप ऑफ ड्रॉट, अकाल की जकड़ में था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया और राजस्थान प्रॉपर नाउन। ऐसे द होल ऑफ अमेरिका कह सकते हैं, द होल ऑफ इंडिया कह सकते हैं, द होल ऑफ अफगानिस्तान कहते हैं, द होल ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या करते हैं, जब प्रॉपर नाउन से पहले लगाते हैं तो द होल ऑफ लगाते हैं, और जब कॉमन नाउन से पहले लगाते हैं तो द होल लगाते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब अपने बात कर रहे थे ऑल की, ऑल द प्लस प्लूरल नाउन, ध्यान देना, ऑल द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगती है, ऑल द के बाद प्लूरल नाउन। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी, स्टूडेंट्स, देखिए ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन। ऑल द गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन। ऑल माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल नाउन। ही स्पेंट, अब यहां देखिए ऑल द गर्ल्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, गर्ल्स और फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल नाउन है। तो ध्यान देना है, ऑल द के बाद आपको क्या लगाना है, ऑल द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगाना है। अच्छा, ऑल द नहीं है, अकेला ऑल है, तो फिर क्या लगाएंगे, पसेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, पसेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे ही स्पेंट ऑल हिज मनी, तो यहां पर देखिए ऑल हिज मनी, ऑल हिज मनी लिखा है ना, तो ऑल के साथ हिज पसेसिव लग गया कि नहीं, तो ऑल द लगता तो प्लूरल लगता, लेकिन अकेला ऑल आता है तो उसके साथ पसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे सी वेस्टेड ऑल हर मनी, उसने अपना पूरा मनी जो है खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो ऑल हर मनी भी कह सकते हैं। हो गया कि ऑल हर, ऑल हिज, ऑल देयर, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी दे, अगर हम बात करें, दे वेस्टेड ऑल देयर टाइम, उन्होंने अपना पूरा टाइम खराब कर दिया, तो ऑल देयर क्या है, ऑल देयर क्या चीज है, ऑल के बाद देयर पसेसिव केस है, तो ऑल के बाद सीधा पसेसिव लगा सकते हैं, ऑल के बाद प्लूरल नाउन लगा सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट अगर बात हम करें तो बोथ की बात करते हैं। बोथ आपको बताया हुआ है, आपको थ जो बोला जाता है वो दांतों के बीच में बोला जाता है, क्योंकि इंटरडेंटल कंसोनेंट है ये थ और द, ये दांतों के बीच में जीभ को रख करके फिर बोले जाते हैं अंग्रेजी के अंदर। ध्यान देना है, इंटरडेंटल एडजेक्टिव होते हैं, सॉरी इंटरडेंटल कंसोनेंट होते हैं, वो हमारे फोनेटिक सिंबल्स में अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट देखिए, बोथ द एडजेक्टिव्स, बोथ के बाद द लगाते हैं जब इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तब। जैसे अपने द होल लगाते हैं, होल से पहले द लगाते हैं अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, तो बोथ के बाद द लगाते हैं अगर उसको एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। ध्यान रखना, आई नो बोथ द वीमेन, तो यहां क्या आएगा, बोथ द वीमेन। ऐसे ही सी नोज बोथ द बॉय, ठीक है ना, तो यहां पर बोथ द का यूज करेंगे, बोथ वीमेन नहीं कहेंगे, बोथ द वीमेन। ऐसे ही बोथ बॉयज नहीं कहेंगे, बोथ द बॉयज कहेंगे, बोथ द बॉयज कहेंगे, बोथ द बॉयज, बोथ द बॉयज कहेंगे। तो इसलिए बोथ द बॉयज, तो ये याद रखना, बोथ द भी याद रखना, द, ये भी मैं वो कंसोनेंट जैसे बोल रहा हूं वैसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो बोथ के बाद द लगाते हैं और होल से पहले द लगाते हैं, याद रखें। अच्छा, एक बात आपने जैसे आपने पढ़ा कि ऑल ऑफ, यानी द होल ऑफ पढ़ा था आपने, द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ पाकिस्तान, ऐसे पढ़ा था ना,
द होल ऑफ, प्रॉपर नाउन से पहले। ऐसे ही अगर पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं आप, अब यहां पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही, ही, हिज, हिम, हर, ये सारे के सारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे पर्सनल प्रोनाउन है। अगर लगाते हैं तो बोथ ऑफ लगेगा, है बोथ ऑफ लगेगा। अगर पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे? बोथ ऑफ देम। और ये भी याद रखना है, क्या लगता है? बोथ ऑफ देम। क्यों लगता है? क्यों लगता है? ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, बोथ ऑफ देम। कैन कम टुमारो, दोनों कल आ सकते हैं, तो बोथ ऑफ देम। अगर देम क्या है? देम आपका कौन सा नाउन है? सॉरी, पर्सनल प्रोनाउन है। सी इनवाइटेड बोथ ऑफ अस, तो यहां क्या लगाएंगे? अस। क्यों लगाएंगे? क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, बोथ ऑफ अस, है ना? तो अस पर्सनल प्रोनाउन है, तो इसलिए बोथ ऑफ अस कर लोगे ऐसे। तो अगर प्रोनाउन लगाते हैं तो बोथ ऑफ लगाते हैं, वहां पर प्रॉपर नाउन लगाते हैं तो होल ऑफ लगाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, प्रोनाउन प्लस बोथ भी लगा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो प्रोनाउन के बाद में भी बोथ लगा सकते हैं। देखिए, बोथ ऑफ अस कहे या अस बोथ कहे, सी इनवाइटेड बोथ ऑफ अस ऐसे बोल सकते हैं, सी सेंड बोथ ऑफ यू कह सकते हैं। लेकिन अगर ऑफ नहीं लगाना है तो आप उसका रिवर्स गेयर लगा देंगे, रिवर्स मतलब उल्टा लगा देंगे, तो सी इनवाइटेड अस बोथ, ठीक है ना। सी सेंड यू बोथ हर लव, यू बोथ, तो आप दोनों के लिए अपना प्यार भेजा है, तो बोथ। तो ये जो अस बोथ हो सकता है उसको बोथ ऑफ अस भी कह सकते हैं, यू बोथ हो सकता है उसको बोथ ऑफ यू भी कह सकते हैं। आपने दोनों रूल इसके पढ़ लिए हैं, कर लोगे ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बोथ ऑफ अस और बोथ ऑफ यू का यूज करना है। तो एक बात और मैं बता देता हूं कि बोथ के बाद नोट जो होता है वो हमेशा इनकरेक्ट होता है, गलत होता है। तो इसकी जगह अपने यूज किसका करते हैं? नीदर ऑफ का यूज करते हैं। फिर नीदर अपने आप में नेगेटिव होता है, इसलिए नीदर ऑफ लगाते हैं, ना कि बोथ ऑफ लगाते हैं। बोथ ऑफ देम आर नॉट, देखो यहां बोथ ऑफ लगा रहा है, इधर तो लगा रहा है ना, बोथ ऑफ लगा रहा है, और इधर क्या लगा रहा है? नॉट लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बोथ ऑफ देम आर नॉट हियर, इसका मतलब ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है, इस तरीके से नहीं हो सकता। नीदर ऑफ देम इज हियर, ये हो सकता है। तो इसकी जगह इस सेंटेंस को इस तरीके से यूज करेंगे, नीदर ऑफ देम इज हियर। तो नीदर ऑफ हो सकता है, बोथ ऑफ नहीं हो सकता। अगर उसके बाद नोट है तो ये भी स्ट्रक्चर जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट मानी जाती है। तो ध्यान देना है, सेंटेंस के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा। अब अपने बात करते हैं, एडजेक्टिव की ही बात कर रहे हैं, एज और सो एज की बात करते हैं। एज और सो एज का यूज कहां करते हैं? एज का यूज करते हैं सिमिलरिटी बताने के लिए, यानी कोई दो चीजें एक जैसी है, उनमें समानताएं हैं, तो अपने एज का यूज करते हैं। और सो एज का यूज करते हैं अपने जब असमानता बतानी हो, डिसिमिलरिटी, अनलाइकनेस बतानी हो और नेगेटिव सेंटेंस में बतानी हो, तो उसका यूज करते हैं। ये याद रखना है। कैसे? वो अपनी बहन जितनी होशियार है, तो एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। तो अपने यहां क्या लगाएंगे? एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, ठीक है ना। तो एज कहां लगाएंगे? आपका जो एडजेक्टिव है उसके बीच में, एजेस। सी द शर्ट इज एज गुड एज माइन, एज गुड एज माइन, तो यहां क्या लग जाएगा? एज गुड एज माइन लग गया ना, तो एज गुड एज। अब यहां नोट लगाया हुआ है ना, ये नोट कीजिए, नोट को नोट करना है, दोनों नाच को नोट करना है, नाच को नोट करना है। तो जैसे नाच लिखा है ना, तो इसका मतलब यहां पर एज नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा? यहां पर सो लगेगा। ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। तो आपने क्या कर दिया?
इसी को ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, उसका नेगेटिव बनाना है, तो आपने क्या लिया, नॉट सो इंटेलिजेंट एज, इसका नेगेटिव बना दिया, he is not so intelligent as his sister, the shirt is not so good, तो आपने क्या लगा देंगे यहां पर लगा देंगे so, तो so good as mine, तो इस तरीके से so good as mine क्यों लगाया, क्योंकि आपका यहां पर नोट आ रहा है, तो जब अपने नोट लगाते हैं तो नोट सो एज लगाते हैं, और अदरवाइज फिर एज का यूज करते हैं लाइकलीनेस या अनलाइकलीनेस बताने के लिए। ओके, अब अपने आगे जो हमारा एडजेक्टिव आ रहे हैं वो आ रहे हैं अनदर, अदर और एनी अदर, तीन चीजें आ रही है, अनदर, अदर, एनी अदर, तो तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अनदर जो होता है, अनदर जो होता है सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है एक बात, और उसी जैसा दूसरा होता है तो अनदर का यूज करते हैं। अदर प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है, परंतु उस जैसा दूसरा होना जरूरी नहीं है, यह भी याद रखना है, ठीक है। एनी अदर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों नाउन के लिए एनी अदर यूज हो सकता है, परंतु ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि अदर आएगा कि एनी अदर आएगा, सेंटेंस में देखेंगे। अदर एनी अदर कैसे भरेंगे, देखिए, ही हैज परचेज्ड, बुक सिंगुलर है ना, बुक सिंगुलर है, तो इसका मतलब उसने एक दूसरी बुक खरीदी है, बुक सिंगुलर है, तो आप क्या भरेंगे, अनदर बुक, क्या भरेंगे, अनदर बुक, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो आपने यहां पर जो आंसर आया आपका वो क्या आया, बुक को देखते हुए अनदर, ही हैज परचेज्ड अनदर बुक। ऐसे सी हैज विजिटेड प्लेसेस, अब देखिए यहां प्लेसेस प्लूरल है ना, प्लेसेस प्लूरल है, तो प्लूरल को देखते हुए आंसर कौन सा आएगा, फिर अनदर प्लेसेस नहीं आएगा, अदर प्लेसेस, यहां पर अदर प्लेसेस, सी हैज विजिटेड अदर प्लेसेस, तो यहां आंसर हमारा आ गया अदर प्लेसेस। आई हैवंट सीन एनी, क्योंकि यहां नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो यहां पर ना तो अनदर आएगा ना अदर आएगा, तो यहां पर आएगा एनी अदर प्लेस, एनी अदर प्लेस। क्यों आया एनी अदर प्लेस, क्योंकि यहां पर नेगेटिव है, दे हैवंट विजिटेड, यहां पर देखो हैवंट नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, इसको देखते हुए क्या आएगा, एनी अदर प्लेसेस, यहां पर आएगा एनी अदर प्लेसेस। तो ध्यान देना है, एनी अदर कहां आना है, अदर कहां आना है, अनदर कहां आना है, याद रखना है। अनदर सिंगुलर, अदर प्लूरल, और एनी अदर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, बट मस्ट बी नेगेटिव, ये याद रखना, ठीक है ना। तो ये एदर, अदर, एनी अदर, इसका यूज हमने किया। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट और फोरमोस्ट की। फर्स्ट क्या होता है, फोरमोस्ट क्या होता है, तो ये भी ध्यान रखना। यहां पर जैसे अपने लेसर की बात कर रहे थे, लेसर कम महत्वपूर्ण होते हैं, तो फोरमोस्ट जो होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द के लिए फोरमोस्ट का यूज किया जाता है, और फर्स्ट जो होता है वो क्रम में जो पहला होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो राम वॉज फर्स्ट टू अराइव, तो यहां पर समय के अनुसार पहले पहुंचने वाला आदमी राम था, तो यहां पर फर्स्ट वर्ड का यूज कर देंगे, फोरमोस्ट का यूज नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी वॉज फोरमोस्ट पॉलिटिशियन, फोरमोस्ट का मतलब क्या होगा, यहां पर महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन ऑफ अवर टाइम, फोरमोस्ट माना अग्रणी या महत्वपूर्ण, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फर्स्ट कहां लगाएंगे और फोरमोस्ट कहां लगाएंगे, तो ध्यान देना है आपको, फर्स्ट और फोरमोस्ट। अब अपने बात कर लेते हैं वर्बल और ओरल। देखिए वर्बल और ओरल, लोग इन दोनों शब्दों को क्या करते हैं, मतलब सिमिलर मीनिंग में यूज करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, वर्बल का मतलब रिलेटेड टू वर्ड, शब्द से संबंधित होता है। ओरल का मतलब होता है मौखिक, यानी ओरली,
जबानी जिसको बोलते हैं, तो अपने कह सकते हैं अ वर्बल पिक्चर, शाब्दिक पिक्चर होती है, एंड ओरल मैसेज, एक मौखिक संदेश होता है, ठीक है ना। तो ओरल मैसेज होता है, वर्बल पिक्चर होती है। तो देखिए दो एसेज हैं, दो शब्द लेख हैं, तो उसमें जो सिमिलरिटी होगी वो कौन सी होगी? ओरल तो हो नहीं सकती, वर्बल सिमिलरिटी होगी। तो यहां पर वर्बल सिमिलरिटी, देयर इज वर्बल सिमिलरिटी इन दीज टू एसेज। अब ही इन्फॉर्म्ड मी अबाउट हिज एब्सेंस, अब उसने मुझे वर्बली नहीं, लिखित में नहीं दिया, उसने कैसे दिया? ओरली। तो अपने क्या है कहेंगे, यहां जो मीनिंग आने वाला है हमारा, वो आने वाला है ओरली। ओरली मतलब मौखिक कहा था छुट्टी के बारे में, तो यहां पर ओरली वर्ड का यूज होगा, वर्बली शब्द का यूज नहीं होगा। तो ये भी याद रखना है, आप इसको एक दूसरे की जगह पर यूज नहीं कर सकते। तो वर्बल और ओरल दोनों बात आपको समझ में आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं ड्यू टू, ओइंग टू। अच्छा, ड्यू टू का अर्थ होता है किसी चीज का रिजल्ट, किसी का परिणाम जो होता है वो ड्यू टू होता है। और ओइंग टू का अर्थ होता है बिकॉज ऑफ, के कारण, यानी परिणाम स्वरूप और के कारण। मतलब ड्यू टू का मतलब होता है परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ, और ओइंग टू का मतलब के कारण ऐसा हुआ। तो दोनों में फर्क है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ड्यू टू और ओइंग टू, ध्यान देना है, सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ड्यू टू, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, उसके बाद ड्यू टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और टू यहां पर प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है। और ओइंग टू जो होता है, ओइंग टू लगभग क्या है, सेंटेंस के बिगनिंग में लगाते हैं, ये याद रखना है। ओइंग टू सेंटेंस के बिगनिंग में लगाते हैं, जबकि ड्यू टू जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट वाली जगह पर लगाते हैं। आइए देखते हैं, ही फेल्ड, वो फेल हो गया, क्यों हो गया? ड्यू टू हिज नेग्लिजेंसी, अपनी लापरवाही के कारण, लापरवाही के परिणाम स्वरूप फेल हो गया। तो यहां ड्यू टू का मतलब है परिणाम स्वरूप। अब यहां देखिए, हिज नेग्लिजेंसी, ही फेल्ड बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंसी, तो यहां पर क्या लगाएंगे? ओइंग टू हिज नेग्लिजेंसी, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, तो यहां पर ओइंग टू का यूज कर दिया। ओइंग टू हिज नेग्लिजेंसी ही फेल्ड। द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू केयरलेसनेस, तो यहां पर लगाएंगे ड्यू टू केयरलेसनेस। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहां पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पर केयरलेसनेस, जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, यानी लापरवाही के परिणाम स्वरूप एक्सीडेंट हुआ। अब लापरवाही के कारण हुआ, तो अपने लगाएंगे ओइंग टू केयरलेसनेस देयर वाज एन एक्सीडेंट। तो यहां ओइंग टू का यूज सब्जेक्ट की जगह पर इन द बिगनिंग कर सकते हैं। तो ये याद रखना है कि ओइंग टू कहां लगाएंगे और ड्यू टू कहां लगाएंगे, कर लोगे ऐसे। ओके, अब लोग क्या करते हैं, गुड और वेल दोनों, आई एम वेल टुडे, बस हो गया, आई एम गुड टुडे हो गया। लेकिन गुड और वेल में डिफरेंस है, गुड और वेल में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो जहां ये क्या डिफरेंस है? वेल जो है वो एडवर्ब है, ध्यान देना, वेल जो है वो एडवर्ब है और गुड जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। जहां एडवर्ब की फीलिंग आती है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे, तो ही स्विम्स गुड नहीं, ही स्विम्स वेल, वो अच्छी तरह से तैरता है, तो ही स्विम्स वेल, तो यहां वेल लगाएंगे ना कि गुड लगाएंगे। तो गुड और वेल की बात ध्यान रखना है। ही नोज ओनली टू हु द मर्डरर इज। अब देखिए, ही नोज ओनली टू, नो वर्ब जो है उसको मॉडिफाई करना है, वो अच्छी तरह से जानता है, जानता, अच्छी तरह से जानता, तो टू वेल का यूज करेंगे ना। ही नोज ओनली टू वेल हु द मर्डरर इज, तो यहां पर वेल का यूज करेंगे, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करना है। हाउ आर यू, आई एम फीलिंग, देन यू। अब यहां पर हाउ आर यू, आई एम फीलिंग, जहां पर फील की बात होती है, जहां फीलिंग की बात होती है, वहां पर ध्यान रखना हमेशा गुड लगाएंगे, वेल नहीं लगाएंगे। जहां पर फीलिंग की बात होती है वहां पर गुड लगाएंगे, वेल नहीं लगाएंगे, क्योंकि गुड कौन है? वो आई गुड है, ठीक है ना। तो आई एम फीलिंग गुड, तो
तो यहां पर वेल नहीं लगा, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग गुड देन यू, आई एम फीलिंग गुड देन यू। तो इस तरीके से भी गुड का देन यूज नहीं है, थैंक यू होता है, सॉरी देन यू होता तो यहां पर बेटर देन यू होता। तो आई एम फीलिंग गुड थैंक यू। आफ्टर ए बाथ द बेबी स्मेल्स, अब देखिए आफ्टर ए बाथ, नहाने के बाद बेबी के अंदर अच्छी सुगंध आ रही है, तो यहां पर सो गुड का यूज करेंगे क्योंकि यहां पर भी फीलिंग जुड़ी हुई है, यहां पर भी बेबी के साथ हमारी फीलिंग जुड़ी हुई है, बेबी गुड है। इवन आफ्टर माई केयरफुल पेंट जॉब दिस रूम डजंट लुक, दिस रूम डजंट लुक गुड, ये रूम अच्छा नहीं दिखाई देता है, तो यहां पर भी गुड का यूज करेंगे। यहां पर भी उसकी फीलिंग्स जो है वो रूम के साथ जुड़ी हुई है। अब देखो हाउ आर यू, आई एम वेल थैंक यू, बोल सकते हैं ऐसा, आई एम वेल थैंक यू, तो ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जब आई एम वेल थैंक यू बोल रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर कोई फीलिंग नहीं जुड़ी हुई है, यहां पर सिर्फ फॉर्मेलिटी का पूरा किया जा रहा है। ओके, वही बात बैड और बैडली में है। When my puppy died, I felt badly. If you said you felt badly, इसका मतलब होता है कि something was wrong with your faculties for feeling. तो यहां पर I felt bad, मुझे बुरा महसूस हुआ। बैड कहेंगे इसका मतलब आपकी फीलिंग उस पपी के साथ जुड़ी हुई थी, और बैडली कहेंगे तो इसका मतलब फीलिंग नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है ना, कुछ अलग हुआ। तो इस तरीके से हमने कुछ एडजेक्टिव का यूज किया है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव्स का यूज करते समय हम क्या करते हैं, बहुत सारे रूल्स को वायलेट करते हैं। तो ऐसे कौन से रूल्स हैं देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और देखें इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी समझ में आए, ताकि आप किसी भी कंपटीशन को आसानी से पार कर सकें। थैंक यू।